Okay, so now welcome to the third lecture of metallurgy. Now we start with the metal displacement method, जिसको हाइड्रोमेटलर्जी भी बोलते हैं. तो लीचिंग के बाद डायरेक्टली क्या करना हम था, प्यूरिफिकेशन के बाद रिकवरी ऑफ मेटल. तो लीचिंग हमने पहले थोड़ा सा पढ़ा हुआ बेसिक उसका कि लीचिंग क्या होता है. अब देखो हाइड्रोमेटलर्जी में जो डिजायर्ड मेटल आपको जो निकालना है, इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन बाय द एडिशन ऑफ अ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल. तो होगा क्या, उस डिजायर्ड मेटल का जो सोल्यूशन है, एक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल डालेंगे तो वो उसकी जगह लेके उसको वहाँ से डिस्प्लेस कर देगा. राइट. तो बस ये मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड इसीलिए इसको बोलते हैं कि एक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव उस मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसके सोल्यूशन से. फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, गोल्ड, कॉपर आर प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव सोल्यूशन लाइक Ag2S प्लस 4 साइनाइड. तो ये साइनाइड मेथड पढ़ा हुआ पहले. तो Ag2S प्लस 4 साइनाइड गिव्स यू 2 AgCN ट्वाइस 1 नेगेटिव प्लस S2 नेगेटिव N. फिर ये जो साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बना है इसको जिंक के साथ ट्रीट करते हैं एंड जिंक इज द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल. तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से जिंक क्या करता है, सिल्वर की जगह खुद आके सिल्वर को वहाँ से डिस्प्लेस कर देगा. तो सिल्वर डिस्प्लेस हो गया प्योर फॉर्म में. तो दैट इज द डिजायर्ड मेटल. सिमिलरली हम गोल्ड का भी साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो 2 AuCN ट्वाइस 1 नेगेटिव प्लस जिंक. तो जिंक यहाँ पर गोल्ड को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा और प्योर गोल्ड मिल जाएगा. तो गोल्ड और सिल्वर की एक्सट्रैक्शन के लिए हम लीचिंग यूज करते हैं और प्रोसेस का नाम है साइनाइड प्रोसेस. नाउ नेक्स्ट इज, ठीक है, यू कैन जस्ट नोट डाउन. देखो सारे ये पॉइंट्स ही हैं, अल्टीमेटली इट इज़ ऑल डेटा. तो आपको जितना आप याद करोगे, प्रैक्टिस करोगे प्रॉब्लम, उतना आपको याद रहेगा. अदरवाइज एक हफ्ते के बाद आपको भी याद नहीं रहेगा. ठीक है. द नेक्स्ट इज द एयर इज ब्लोन इनटू द सॉल्यूशन टू ऑक्सीडाइज Na2S फॉर्म्ड. तो जो Na2S बनता है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए उसमें एयर ब्लो करते हैं. द मेटल एडिड एंड द मेटल डिस्प्लेस्ड मस्ट नॉट रिएक्ट विद वाटर. जैसे आप सिल्वर वहाँ पे डिस्प्लेस कर रहे हो, गोल्ड डिस्प्लेस कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्वस सोल्यूशन था तो वो निकले और निकलते ही वाटर के साथ रिएक्ट करके. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ कहाँ आप मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड या हाइड्रोमेटलर्जी यूज कर सकते हैं. देन कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स. इट इज लीच्ड आउट यूजिंग एसिड और बैक्टीरिया. सॉल्यूशन कंटेनिंग कॉपर 2 पॉजिटिव इज ट्रीटेड विद स्क्रैप आयरन और H2. तो सिल्वर और गोल्ड के लिए तो साइनाइड प्रोसेस हो गया. कॉपर के लिए क्या करते हैं, उसके लो ग्रेड ओर्स को लीचिंग करते हैं एसिड या बैक्टीरिया के साथ. ठीक है, जैसे कॉपर सल्फेट प्लस आयरन. तो स्क्रैप आयरन या H2 के साथ उसको ट्रीट करेंगे. तो कॉपर सल्फेट प्लस आयरन गिव्स यू FeSO4 प्लस कॉपर. देन कॉपर 2 पॉजिटिव, जैसे कॉपर सल्फेट में कॉपर 2 पॉजिटिव ही होगा, तो H2 के साथ भी ट्रीट करेंगे तब भी कॉपर सॉलिड डिस्प्लेस हो जाएगा, लिविंग बिहाइंड 2 H पॉजिटिव एक्वस. तो बस पॉइंट याद करने, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें. नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन. देखो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन की ज़रूरत हमें कब पड़ती है, जब बाकी मेथड से हम रिड्यूस बेसिकली नहीं कर पा रहे हैं. तो मोस्ट पावरफुल मेथड है ये रिडक्शन का, और इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसकी प्योरिटी बहुत हाई ग्रेड की होती है एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. इसलिए आपको इस मेथड को, इससे काम तो हो जाएगा पर इस मेथड को आप सभी जगह यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव कंपेयर टू द केमिकल मेथड. तो केमिकल मेथड से अगर काम हो रहा है तो उससे करेंगे हम. जिनका केमिकल मेथड से एक्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं था उनको हमने फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के थ्रू प्योरीफाई किया. तो इट इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स. क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को कौन डिस्प्लेस करेगा, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो है ही नहीं. ठीक है. तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के लिए हमें फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ही करनी पड़ती है. फॉर एग्जांपल पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम. राइट. और टू अचीव अ हाई प्योरिटी, तो या तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हो तब आपको ये यूज़ करना पड़ता है, या जो भी मेटल आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उसकी बड़ी हाई लेवल ऑफ प्योरिटी आपको चाहिए. ठीक है. फॉर एग्जांपल अब जैसे यहाँ पे है कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस आयरन, तो कॉपर प्लस Fe2 पॉजिटिव बन गया. राइट. कॉपर 2 पॉजिटिव को जिंक से ट्रीट करेंगे तब भी कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा और जिंक 2 पॉजिटिव बन जाएगा. तो यहाँ पे क्या था, जो कॉपर 2 पॉजिटिव है ये लेस रिएक्टिव मेटल का आयन है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है. तो आप इसको किसी लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वाले
मोर रिएक्टिव मेटल के साथ ट्रीट करते हो तो वो कॉपर को जैसे कि यहाँ पे डिस्प्लेस कर देते हैं। पर जब मेटल जिसको एक्सट्रैक्ट करना है वो खुद ही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, पहले बहुत कम है, तो उससे लोअर किसका लाओगे? ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम में जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं इनके साथ ये प्रॉब्लम आती है। देन समटाइम्स अ फ्लक्स इज एडेड टू मेक द मोल्टन मास मोर कंडक्टिंग। अगर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करनी है तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी आप मेटल ओर ले रहे हो वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से कंडक्ट करे, राइट। तो कई बार हमें उस मोल्टन मास को ज़्यादा कंडक्टिंग बनाने के लिए एक एडिशनल कोई चीज़ ऐड करनी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं एडिशनल इम्प्योरिटी, दैट इज फ्लक्स। तो फ्लक्स एक ही पर्पज़ सॉल्व नहीं करता कि कंडक्टिंग बनाता है, फ्लक्स और भी काम करता है। फ्लक्स के ऐड होने से कभी कभी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी कम हो जाते हैं, कि नॉर्मली आप उस ओर को मेल्ट करते थे तो T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड था, फ्लक्स डालने से टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट भी कम होगी, अब वो लोअर टेम्परेचर पे मेल्ट हो जा रहा है, तो ये बेनिफिट भी हुआ। और मोल्टन मास में ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस थे तो उसकी कंडक्टिंग नेचर भी, कंडक्टिविटी भी बढ़ गई थी। ठीक है, तो ये होता है फ्लक्स डालने के बेनिफिट्स। अब फ्लक्स भी कौन कौन से हैं वो हम केस टू केस पढ़ेंगे। अब देखिए, फर्स्ट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम। फ्यूज मास ऑफ NaCl प्लस CaCl2, ठीक है, फ्यूज मास और मिक्सचर, फ्यूज का मतलब वो मोल्टन, तो NaCl प्लस CaCl2 को हीट करके मेल्ट किया और उसको लेते हैं एक एपरेटस जिसको बोलते हैं डाउन्स सेल, विच कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर आयरन कैथोड एंड कार्बन एनोड। तो आपको याद रखना है, डाउन्स प्रोसेस में सोडियम की एक्सट्रैक्शन होती थी, उसमें कैथोड क्या होता था, आयरन, एनोड क्या होता था, कार्बन, बस ये याद रखना है। मिक्सचर किसका लिया, NaCl और कैल्शियम क्लोराइड का। तो NaCl के मिक्सचर के थ्रू जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे बेसिकली, तो ये पहले आयनाइज होगा, मतलब ये जो बॉन्ड्स हैं ब्रेक करके आयन सेपरेट होंगे। आयन तो ऑलरेडी इसके हैं ही हैं, आयनाइज नहीं हो रहा बेसिकली, जस्ट आयन सेपरेट हो रहे हैं, दे स्टार्ट कंडक्टिंग। तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब कैथोड पे जाएंगे Na पॉजिटिव, क्योंकि उसको रिडक्शन करनी, इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो कैटायन जाएगा कैथोड पे, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सोडियम सॉलिड मिल गया आपको कैथोड पे। एनोड पे जाएगा एनायन, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, तो हाफ Cl2 गैस रिलीज करके वो इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये दो प्रोसेस हो गए कैथोड और एनोड पे। तो कैथोड पे आपको सोडियम मेटल मिल गया, एनोड पे आपको क्लोरीन गैस मिल गई। तो ये हो गया एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम यूजिंग डाउन्स सेल। नाउ सोडियम कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग मोल्टन NaOH इन कास्टनर सेल। तो मोल्टन NaOH भी ले सकते हो आप, ठीक है, तो वो भी Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में आए, आयंस उसके वो सेपरेट हो जाएंगे, उसके बाद Na पॉजिटिव कैथोड पे जाके रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हॉल हेराल्ड प्रोसेस। नाउ देयर वाज अ टाइम व्हेन एल्यूमिनियम यूज्ड टू बी मोर एक्सपेंसिव देन गोल्ड। गोल्ड से ज़्यादा एक्सपेंसिव था एल्यूमिनियम, ठीक है। आई थिंक नेपोलियन, उसके पास जो सबसे VIP गेस्ट आते थे उनको एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना दिया जाता था, और अब सबसे सस्ता एल्यूमिनियम मिलता है, राइट। सॉरी, तो जो एक्सपेंसिव था और आज की डेट में इतना सस्ता है, इसका रीज़न बेसिकली क्या है कि एक टाइम था जब एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन बहुत ही मुश्किल थी, तो एक्सट्रैक्ट करने की कॉस्ट बहुत बढ़ जाती थी, इसलिए उसकी एक्चुअल मार्केट में कॉस्ट बढ़ जाती थी। पर अब हॉल हेराल्ड प्रोसेस से उसकी मैन्युफैक्चरिंग या एक्सट्रैक्शन कॉस्ट इतनी कम हो गई है कि इट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट मेटल अवेलेबल। आप एल्यूमिनियम के कैन देखो, जितने भी सोडा कैंस हैं, दे आर ऑल मेड ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। घर में जो मैक्सिमम बर्तन होते हैं वो एल्यूमिनियम के होते हैं। तो इतना डिफरेंस आता है मेटलर्जी का हमारी डे टू डे लाइफ में। अगर ये प्रोसेस नहीं डिस्कवर होता तो किस में खाना खाते, अब क्या पता किस में खाते, ठीक है, पर एल्यूमिनियम में तो नहीं खाते डेफिनेटली। तो देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के लिए दिस इज द डायग्राम। यहाँ पे इस तरह का सेटअप है। तो ये एक आयरन का हमारे पास चैम्बर है जिसमें अंदर कार्बन की लाइनिंग है। कार्बन लाइनिंग इज एक्टिंग एज कैथोड, ठीक है। तो ये कैथोड हो गया, एंड कार्बन का यहाँ पे ये एनोड है, ये कॉपर क्लैंप के साथ ये कार्बन ही लगाया हुआ है। तो एनोड पे भी क्या है, कार्बन है, और कैथोड में भी बेसिकली कार्बन की लाइनिंग है। तो आयरन का चैम्बर है, उसके अंदर कार्बन की लाइनिंग है, और ये मिलके
कैथोड की तरह काम करता है। अब इसमें जो हमने सॉल्यूशन रखा या मोल्टन जो मिक्सचर है दैट इज Al2O3 प्लस Na3AlF6। Al2O3 एल्यूमिना तो समझ आता है एल्यूमिनियम का ओर है, तो प्यूरिफाइड Al2O3 इज मिक्सड विद क्रायोलाइट Na3AlF6। क्रायोलाइट मिक्स करने का पर्पज़ क्या है? क्रायोलाइट के साथ थोड़ा थोड़ा कैल्शियम फ्लोराइड भी डालते हैं, CaF2 भी डालते हैं टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर, कि इस मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। Al2O3 इज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड, तो क्रायोलाइट डालने से उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया और साथ के साथ सॉल्यूशन की मोल्टन की कंडक्टिविटी बढ़ गई। तो दिस इज हॉल हेराल्ड प्रोसेस जिससे कमर्शियल लेवल पे एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो जस्ट डायग्राम्स आपको याद करना है, अगर आपको ये बोर्ड एग्जाम के लिए आ रहा है और कॉम्पिटिटिव के लिए आ रहा है तो जस्ट कि क्या क्या इसमें यूज़ किया, फ्लक्स क्या था इसमें, तो वो था Na3AlF6 प्लस CaF2 भी यूज़ करते हैं। उसका पर्पज़ क्या था? टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर एंड टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। देन इक्वेशन इज 2Al2O3 प्लस 3 कार्बन गिव्स यू 4 एल्यूमिनियम प्लस 3 CO2, राइट। तो एल्यूमिनियम रिड्यूस हो गया, कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया। देन एनोड पे रिएक्शन, कार्बन प्लस O2 नेगेटिव मेल्ट गिव्स यू CO, फिर CO ये फर्दर रिएक्ट करके CO2 में भी कन्वर्ट हो सकता है, या प्योर कार्बन डायरेक्टली दो ऑक्साइड आयन के साथ कंबाइन करके डायरेक्टली भी CO2 में कन्वर्ट हो सकता है। तो दोनों ये पॉसिबिलिटी हैं। CO में कन्वर्ट होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, CO2 में कन्वर्ट होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कैथोड पे एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव मेल्ट 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके एल्यूमिनियम मोल्टन मतलब लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम बना लो, इक्वेशन याद कर लो, दैट इज ऑल अबाउट हॉल हेराल्ड प्रोसेस। देन एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल 6.4, एट अ साइट low grade copper ores are available and zinc and iron scraps are also available. Which of the two scraps would be more suitable for reducing the leached copper ore and why? तो देखो जिंक और आयरन की अगर हम बात करें तो दोनों ही कॉपर से तो लोअर वैल्यू उनकी रिडक्शन पोटेंशियल की, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, एंड जिंक बीइंग अबव आयरन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मतलब जिंक का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा नेगेटिव है, तो वो मोर रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा फास्ट रिएक्शन किस में होगा, ज़्यादा SRP की वैल्यूज़ का डिफरेंस किस में आएगा, जिंक और कॉपर में। तो रिडक्शन विल बी फास्टर इन केस जिंक स्क्रैप्स आर यूज्ड, बट जिंक इज कॉस्टलियर मेटल देन आयरन, सो यूजिंग आयरन स्क्रैप विल बी एडवाइजेबल एंड एडवांटेजेस। अब एनसीईआरटी ने इतना सिंपल सा क्वेश्चन तो ये ऐसे नहीं पूछा होगा, तो जस्ट लुक एट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन कि आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ इसी वैल्यू के ऊपर नहीं हो सकता कि दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ में क्या डिफरेंस है। आपके आंसर पे यहाँ पर इकोनॉमिकल पॉइंट भी देखना पड़ेगा, बिकॉज मेटलर्जी इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। ये प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, पॉइंट ये है कि ये प्रोसेस इकोनॉमिकली पॉसिबल है या नहीं है। अगर महंगा है तो फिर चाहे पॉसिबल होता रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये तो एनसीईआरटी के जो सॉल्व एग्जाम्पल होते हैं दे आर वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो वो थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं करते, एक प्रॉब्लम के थ्रू वो बहुत सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन भी कर देते हैं और आपकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी हो गई, राइट। नाउ नेक्स्ट इज द एलिंगम डायग्राम, जिसकी हम बात कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में कि इसको हम डिस्कस करेंगे, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग प्लेज रोल। बाकी पहले पार्ट में क्या था कि अब जो एनोड है जो कैथोड है वो तो है, वो याद ही करना है, बट यहाँ पर आपकी थर्मोडायनेमिक्स की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी यूज़ होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट पॉज द वीडियो हियर, एक बार जो लिखा हुआ है इसको नोट डाउन कर लो। ओके, तो एलिंगम डायग्राम की अगर हम बात करें, देखो एलिंगम डायग्राम में होता क्या है, हमें ये पता लगता है कि हम जिस प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि हम एक थर्मल रिडक्शन करवाएंगे, मतलब हम ऑक्साइड को हीट करके या दूसरे किसी और एलिमेंट के साथ हीट करके उसको रिड्यूस कर देंगे, थर्मल रिडक्शन, तो वो पॉसिबल भी है क्या उस टेम्परेचर रेंज पे? अगर उस टेम्परेचर पे नहीं है तो किस रेंज में वो थर्मोडायनेमिकली फिजिबल होगी, थर्मोडायनेमिकली। ठीक है, उसके हम स्पीड के बारे में बात नहीं कर रहे, उसके काइनेटिक्स के बारे में बात नहीं कर रहे। तो एलिंगम डायग्राम हेल्प्स अस इन प्रिडिक्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ अ थर्मल रिडक्शन ऑफ एन ओर। तो यहाँ पर हम जब भी अब आप फिजिबिलिटी की बात करोगे और थर्मोडायनेमिक्स की बात करोगे तो डेफिनेटली हम डेल्टा जी की टर्म्स में कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि जब कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा तभी तो उसकी फिजिबिलिटी की बात होगी।
तो एलिंगम डायग्राम इज अ प्लॉट ऑफ डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन वर्सेस टेम्परेचर फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट। अलग अलग एलिमेंट की ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन के लिए हम इस तरह की इक्वेशन लिख सकते हैं कि 2x मेटल प्लस O2 गैस गिव्स यू 2MXO, ऑक्साइड बन गया। तो इस ऑक्साइड की फॉर्मेशन के लिए फ्री एनर्जी चेंज कुछ रहा होगा, तो अलग अलग एलिमेंट्स के लिए वो अलग अलग वैल्यूज आएंगी, उनको टेम्परेचर के साथ हम प्लॉट करते हैं। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये आ गई हमारे पास स्टैंडर्ड जो इक्वेशन डेल्टा जी की है। तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे या कम करोगे तो डेफिनेटली डेल्टा जी पे उसका इफेक्ट तो पड़ेगा, ठीक है। अब इफेक्ट कैसा पड़ेगा ये डिपेंड करता है कि डेल्टा एच की वैल्यूज़ वहाँ पर कैसी हैं और डेल्टा एस की वैल्यू वहाँ पे कैसी है, ठीक है। तो ये जो डेल्टा जी है ये उस प्रोसेस जो आप रिडक्शन करवाना चाह रहे हो उस रिडक्शन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव आना चाहिए। तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का आपको दिखेगा जो एलिंगम डायग्राम है। तो देखो एलिंगम डायग्राम में क्या क्या है, ये जीरो वैल्यू है, इसके नीचे सारी की सारी जो डेल्टा जी की वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव हैं, इसके ऊपर सारी वैल्यू पॉजिटिव हैं। तो अगर हम सिल्वर ऑक्साइड Ag2O की बात करें तो उसका ग्राफ इस तरह से जाके जीरो के ऊपर जा रहा है, HgO का ग्राफ भी जीरो से ऊपर जा रहा है, जबकि बाकी मेटल्स के ग्राफ जीरो से नीचे हैं। इसका भी काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, इसका भी काफ़ी एक पर्टिकुलर मतलब है, ठीक है। तो बाकी मेटल्स का देखिए सभी की स्लोप धीरे धीरे इंक्रीज ही कर रही है टेम्परेचर के साथ। तो अगर आप ये सोचें कि स्लोप ये इंक्रीज क्यों कर रही है, डेल्टा जी का टेम्परेचर के साथ क्यों इंक्रीज हो रही है वैल्यू, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो जब आपका ये रिएक्शन हुआ 2x मेटल प्लस O2 गिव्स यू सॉलिड, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में या इस रिएक्शन में डेल्टा एस क्या है, रिएक्टेंट में तो गैसेस कंपोनेंट है, प्रोडक्ट में गैस कोई नहीं है, ठीक है। तो एंट्रोपी डेल्टा एस तो नेगेटिव हो गया। तो डेल्टा एस अगर नेगेटिव है यहाँ पे तो नेगेटिव नेगेटिव ये प्लस, तो ये पूरा फैक्टर पॉजिटिव हो गया और अब ये फैक्टर होगा। अब जब फॉर्मेशन हो रही है ऑक्साइड की तो वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एच की वैल्यू तो ऑब्वियसली बात है, वहाँ पे प्रोसेस अगर कुछ ऑक्साइड बन रहा है तो उसमें एक्सोथर्मिक तो रहा होगा, बॉन्ड अच्छे बने होंगे अगर स्ट्रॉन्ग बने होंगे, राइट। तो डेल्टा एच मान लेते हैं हम यहाँ पे नेगेटिव रहा, तो बाकी का ये दूसरा जो फैक्टर था ये पॉजिटिव था। अब ये जो पॉजिटिव था इसमें जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा डेल्टा एच में बड़ी वेरिएशन नहीं आएगी टेम्परेचर के साथ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा नहीं आती वेरिएशन, ज़्यादा वेरिएशन नहीं आती। तो डेल्टा एच को रफली कांस्टेंट लेके टेम्परेचर जैसे बढ़ता जाएगा ये प्लस वाला फैक्टर बड़ा होता जाएगा। तो ओवरऑल डेल्टा जी की जो वैल्यू जितनी नेगेटिव थी वो धीरे 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 बढ़ेगी, वो जीरो को अप्रोच करेगी, मतलब वो पॉजिटिव की तरफ चलेगी। इसीलिए जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग आ रही है। तो NiO के लिए लो जिंक ऑक्साइड, CO2। अब कुछ के केस में क्या है, स्लोप पैरेलल जाके फिर नीचे जा रही है, ये CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, जबकि बाकी मेटल्स के लिए इंक्रीजिंग ही है। हाँ थोड़ा और डिफरेंस कहाँ मिल सकता है, जैसे कि ये जिंक ऑक्साइड की स्लोप थी पहले ऐसे जा रही थी, फिर उसके बाद ये स्लोप थोड़ा सा चेंज हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे कुछ ट्रांजिशन हुआ है, मतलब उसका स्टेट चेंज हुआ है, हो सकता है हाई टेम्परेचर जाके वो मेल्ट हो गया। तो इससे पहले सॉलिड था, इसके बाद ये लिक्विड स्टेट में आ गया है। तो चेंज ऑफ स्टेट की वजह से भी स्लोप में सडन डिफरेंस आता है, ठीक है। ये हो गया एलिंगम डायग्राम। अब इसको कैसे यूज करना है, तो देखो नाउ ईच प्लॉट इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट, एक्सेप्ट व्हेन सम फेज चेंज टेक प्लेस। जब कोई फेज चेंज हो रहा है, मतलब सॉलिड से वो लिक्विड में जा रहा है, लिक्विड से वो गैस में जा रहा है, तब जाके स्लोप एकदम से चेंज होती है। और व्हेन डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो तो ऑब्वियसली बात है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर वो ऑलरेडी नॉन स्पॉन्टेनियस है तो ऑक्साइड तो अपने आप ही डिकम्पोज कर जाएगा उस टेम्परेचर पे। तो जिस टेम्परेचर पे डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो हो गया मतलब वो फॉर्मेशन नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई, मतलब ये मेटल प्लस O2 गिव्स यू MXO, ये फॉर्मेशन का जो डेल्टा जी फॉर्मेशन है अगर ये ही पॉजिटिव आ गया मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, नहीं होना चाहिए। इट मीन्स जिस टेम्परेचर पे ये Ag2O का ग्राफ, जैसे ना Ag2O का ग्राफ इस टेम्परेचर पे जीरो को क्रॉस कर जा रहा है, तो इस टेम्परेचर से हाई, ये टेम्परेचर देख लो नीचे कितना है, इस टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट करने पे ही Ag2O टूट जाएगा आराम से सिल्वर प्लस O2 में, और HgO इस टेम्परेचर पे टूट जाएगा। तो ये सिग्निफिकेंस था इस ग्राफ का कि आपको उसके बाद किसी और मेटल के साथ रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, इस टेम्परेचर से ज़्यादा हीट कर दो वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही
डिकम्पोज हो जाएंगे ऑक्साइड्स। देन सिमिलर डायग्राम्स आर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड फॉर सल्फाइड्स, हेलाइड्स, एंड इट बिकम्स क्लियर दैट delta G naught formation of MXS sulfide is not compensated, so reductions are difficult। तो हम ऑक्साइड्स की ही रिडक्शन क्यों करते हैं, सल्फाइड्स की क्यों नहीं करते? हम हमेशा, हमारा तरीका होता है कि हम किसी न किसी तरीके से, ठीक है, रोस्टिंग करें, कैल्सिनेशन करें, हम उसको ऑक्साइड में ही कन्वर्ट करें, बिकॉज सल्फाइड्स की रिडक्शन मुश्किल होती है और ये उनके लिंगम डायग्राम से कन्फर्म हो जाता है। जब लिंगम डायग्राम्स को सल्फाइड और हेलाइड्स के लिए कंस्ट्रक्ट किया गया तो वहाँ से क्लियर हो गया उसकी डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन की वैल्यू से कि वो कंपनसेट नहीं हो रही हैं, तो रिडक्शंस आर वेरी डिफिकल्ट, राइट। इसलिए हम ऑक्साइड्स की रिडक्शन के थ्रू ही मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। नाउ टू अचीव अ नेगेटिव डेल्टा जी नॉट रिएक्शन, ठीक है, फॉर्मेशन नहीं, अब हम रिएक्शन की बात करें कि मेटल ऑक्साइड तो बन चुका था, उस ऑक्साइड से जो आपका मेटल ऑक्साइड है उसको हम किसी रिड्यूसिंग एजेंट से ट्रीट करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, वहाँ से ऑक्सीजन को उठा लेगा और मेटल को फ्री कर देगा, ठीक है। मान लो रिड्यूसिंग एजेंट था आर, तो उसने वो ऑक्सीजन उठा ली, तो ये एक रिएक्शन है जिससे हमें मेटल मिल रहा है, ठीक है। तो मेटल हमें इस रिएक्शन से फाइनली मिलेगा, तो हमें ये देखना है कि इस रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव आना चाहिए। नाउ टू अचीव दैट नेगेटिव डेल्टा जी नॉट रिएक्शन फॉर द रिडक्शन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड विद रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हमारे यहाँ पे, मेन कार्बन है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इन दोनों के साथ हम उसकी रिडक्शन करवाते हैं और उसका जो डेल्टा जी आना है वो जाके फिर नेगेटिव आना चाहिए, राइट। तो कार्बन सॉलिड प्लस हाफ O2 गैसेस गिव्स यू कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस, तो डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन इस रिएक्शन की कुछ वैल्यू आएगी। फिर कार्बन सॉलिड प्लस O2 गिव्स यू CO2, ये भी है, CO प्लस हाफ O2 गिव्स यू CO2, ये भी है, राइट। तो वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन हो सकते हैं, तो कार्बन हाफ O2 से कंबाइन करके CO भी बना सकता है, फुल O2 से कंबाइन करके CO2 भी बना सकता है, और जो CO बना है ये भी एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है, तो अकेला कार्बन नहीं करता, जो CO बनेगा ये भी दोबारा हाफ O2 उठा सकता है और CO2 बना सकता है। तो पहले में कार्बन CO में कन्वर्ट हो रहा है, दूसरे में कार्बन CO2 में हो रहा है, तीसरे में CO में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। नाउ these must have a more negative delta G naught reaction than a reaction of the form। देखो अब हम थोड़ा सा थर्मोडायनामिक्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एक रिएक्शन हमारे पास ये आ गया, तो X मेटल प्लस हाफ O2 गिव्स यू MXO, इसके लिए कुछ डेल्टा G की वैल्यू आ गई, मान लो इसके लिए आ गई -200, मान लो। अब इस MXO को आपको रिड्यूस करना है, किस में, मेटल में, और ऑक्सीजन को हटाना है, तो हम क्या करेंगे इसके साथ हम कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड डालेंगे, तो इन तीनों में से कोई एक रिएक्शन होगा, ठीक है। मान लेते हैं कोई एक जो भी हो रहा है उसकी भी अपनी एक डेल्टा जी नॉट रिएक्शन की वैल्यू आएगी, वो वैल्यू अगर -300 आ जाए तो क्या होगा, नेट रिएक्शन का दोनों का मिला के कितना होगा, इसका -200 उसका -300, तो डिफरेंस कितना आएगा, ज़्यादा नेगेटिव हो गया ना ये, तो -300 माइनस ऑफ 200, तो -100 बचा। तो दे मस्ट हैव अ मोर नेगेटिव डेल्टा जी नॉट रिएक्शन, मतलब मोर नेगेटिव का मतलब है कि इनकी स्पॉन्टेनिटी ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब कार्बन की ऑक्सीजन को उठाने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। अब इसको रुको, न्यूमेरिकली ना समझ के कि प्लस माइनस कहाँ क्या किया सर, -300 -200 क्यों किया, छोड़ो, इसको ऐसे देखते हैं, ये रिएक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिएक्शन बता रहा है मेटल की ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने की टेंडेंसी, कितना स्ट्रांगली वो उसके साथ कंबाइन होके ऑक्साइड बनाना चाहता है, राइट। और ये तीन रिएक्शन भी क्या बता रहे हैं, इन रिड्यूसिंग एजेंट्स की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी, उसके साथ गेन करने की टेंडेंसी, अगर इनकी टेंडेंसी ज़्यादा है ऑक्सीजन गेन करने की इस मेटल से, तो ये ऑक्साइड से भी ऑक्सीजन को निकाल लेंगे, ठीक है, समझे। तो मतलब ये रिएक्शन की ये जो वैल्यू है ये बता रहा है कि अच्छा इस मेटल की ऑक्सीजन के लिए इतनी एफिनिटी है, और इन रिड्यूसिंग एजेंट्स की या इन तीनों में से किसी एक रिएक्शन की अगर एफिनिटी इससे भी ज़्यादा हुई तो वो इस ऑक्साइड से उठा लेगा, ठीक है, इसको वापस कर देगा, तो MXO से को वापस तोड़ देगा XM प्लस हाफ O2 में, और ऑक्सीजन को लेके खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा।
तो ये बोलना चाह रहे हैं हम यहाँ पे। तो दीज 3 रिएक्शंस, जो इनमें से जो भी हो रहा हो उसकी वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव आनी चाहिए कंपेयर टू दिस, इस रिएक्शन से ज़्यादा नेगेटिव आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। तो अभी के लिए तो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो हियर एंड, तो पहले इतना इसको नोट डाउन कर लो। नाउ नेक्स्ट इज, अब देखो ये पर्टिकुलर डायग्राम हम पढ़ते हैं। अब इस डायग्राम को अगर हम देखते हैं, देखो अब स्टार्टिंग वाले पार्ट में कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड वाला जो ये कर्व है ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो इसका भी रीज़न है। ठीक है, कि आप बोलेंगे कि बाकी ऑक्साइड्स का कर्व इंक्रीजिंग है, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड वाला कर्व डिक्रीजिंग है। तो कार्बन से जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है तो यहाँ पे रिएक्टेंट में 1/2 मोल गैस है, प्रोडक्ट में 1 मोल गैस है, तो एंट्रोपी एक्चुअली बढ़ रहा है। तो डेल्टा एस पॉजिटिव है। प्रीवियस केस में डेल्टा एस नेगेटिव था, इसीलिए डेल्टा जी का जो ट्रेंड था वो उल्टा हो गया। ठीक है, तो ये रीज़न है यहाँ पे कि कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड का ग्राफ डिक्रीजिंग आएगा, जबकि मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन का ग्राफ इंक्रीजिंग जा रहा है। अब ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है, अगर हम इससे पहले वाली रेंज लें तो मेटल ऑक्साइड के लिए जो वैल्यू है डेल्टा जी की ज़्यादा नेगेटिव है, राइट, और कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड की उससे मतलब बड़ी, उससे कम नेगेटिव वैल्यू है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर ले लें वैल्यू, ये मान लेते हैं -400 है और ये -800 है, तो ज़्यादा नेगेटिव होनी चाहिए ना कार्बन मोनोऑक्साइड वाली वैल्यू। ठीक है, तो इस रेंज में तो ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। तो इस एंटायर रेंज में हम बोल सकते हैं कि कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड कैन नॉट रिड्यूस मेटल ऑक्साइड। पर इसके बाद ये कर्व नीचे आ गया और मेटल ऑक्साइड को ऊपर चला गया। तो अब इस टेम्परेचर के बाद नाउ कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड वाला जो रिएक्शन है, दिस कैन रिड्यूस द मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे ही शॉर्टकट याद कर रखो कि नीचे वाला कर्व ऊपर वाले कर्व को रिड्यूस कर देता है। तो अभी कार्बन नीचे हो गया, तो कार्बन को अगर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज़ करोगे तो वो मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा। तो नीचे वाली चीज़ ऊपर वाले ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। और सेकंड जो मैंने सिल्वर और HgO के बारे में बताया था कि जब उसका डेल्टा जी ऑलरेडी पॉजिटिव चला गया तो वो तो वैसे ही अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा। तो वो चीज़ भी याद रखनी है कि जहाँ पे आई थिंक हमने आगे वो शायद लिखा होगा या शायद नहीं भी लिखा होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अभी इसको यह भी नोट कर लेते हैं कि डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन फॉर मेटल टू मेटल ऑक्साइड अगर नेगेटिव है इट मीन्स ऑक्साइड स्टेबल है, और ये वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई इट मीन्स ऑक्साइड इज अनस्टेबल, तब वो अपने आप डिकम्पोज कर जाना चाहिए। अदरवाइज मतलब अपने आप तो चीज़ें डायरेक्टली नहीं करेंगी, पर स्लाइटली हीट करने पे वो डिकम्पोज कर जाता है। तो समझ आया कि नीचे वाला जो कर्व होगा उसको आप रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज कर सकते हो। तो नाउ यू कैन नोट इट डाउन। अब उसके बाद ये आ गया थोड़ा सा और डिटेल हमारे पास रेंज। देखो अब यहाँ पे तीनों रिड्यूसिंग एजेंट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड C+O2 गिव्स यू CO2। अब इसमें क्या, कार्बन तो सॉलिड है, O2 गैस है, CO2 भी गैस है, तो रिएक्टेंट में भी गैस का 1 मोल, प्रोडक्ट में भी गैस का 1 मोल, तो रफली डेल्टा S 0 आ गया। ठीक है, कार्बन प्लस O2 गिव्स यू 2 CO। ये तो आपको बता ही दिया था कि यहाँ पे क्या है डेल्टा S, क्योंकि अगर 2 कार्बन प्लस O2 गिव्स यू 2 CO लेते हैं तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये वाला जो ग्राफ है 1 मोल है, वहाँ पे 2 हैं, तो डेल्टा S पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव की वजह से फैक्टर क्या था, पूरा ग्राफ की स्लोप डाउनवर्ड आ गई थी। और CO प्लस हाफ O2 गिव्स यू CO2 में रिएक्टेंट में 1.5 मोल है, प्रोडक्ट में 1 है, तो डेल्टा S नेगेटिव था, इसलिए इसकी स्लोप भी इंक्रीजिंग ही थी। तो 1 में स्लोप 0 है, C प्लस O2 गिव्स यू CO2 में।
CO प्लस हाफ O2 गिव्स यू CO2 में स्लोप इंक्रीजिंग है, मतलब पॉजिटिव है, और C प्लस O2 गिव्स यू 2CO में डिक्रीजिंग है। तो ये तीन अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं और तीनों के अलग अलग स्लोप्स हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात इसमें क्या है कि तीनों अलग अलग रेंज में अच्छे हैं। कोई एक किसी रेंज में अच्छा है, कोई दूसरा किसी रेंज में अच्छा है। ओके, अब देखते हैं वो कौन किस रेंज में कैसे क्या काम कर पाएगा। अब अगर हम ऑक्साइड की बात करें, जैसे कि ये XM प्लस O2 गिव्स यू MXO है, और अभी दिख रहा है कि Al प्लस O2 गिव्स यू Al2O3 का ग्राफ इससे नीचे है। इट मीन ये नीचे वाला जो ग्राफ है इसको आप एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो। मतलब एल्यूमिनियम को रिड्यूसिंग एजेंट लोगे तो ये इस मेटल ऑक्साइड को, ठीक है, मेटल को रिड्यूस नहीं कर रहा है, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा मेटल में। तो नीचे वाले को रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं, तो ऊपर वाले ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा। अब दूसरी चीज़, अगर आपको कार्बन को रिड्यूसिंग एजेंट लेना है, तो कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड वाले को, तो ये कहाँ पे आ रहा है, इस मेटल को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे। तो इस टेम्परेचर के बाद C प्लस O2 वाला जो कर्व है वो नीचे आ रहा है, मेटल वाला ऑक्साइड वाला ऊपर जा रहा है। तो इसके बाद अब आप बोल सकते हो कि इस रेंज में दिस इज द रिड्यूसिंग रेंज फॉर C2CO। ठीक है, तो ये हो गया इसके लिए। फिर अगर हम किसी और की बात करें तो देखो C प्लस O2 गिव्स यू CO2, ये वाला ग्राफ इसके बाद आ रहा है नीचे। ठीक है, तो दिस इज द रिड्यूसिंग रेंज फॉर C2CO2, उसके लिए ये रेंज हो गई। और CO प्लस हाफ O2 गिव्स यू CO2, ये वाला ग्राफ कब है, ये स्टार्टिंग में ही नीचे है। तो मतलब ये जो स्टार्टिंग वाली रेंज थी ये तो इसी में काम कर लेगा। ठीक है, तो दिस इज द, अब ये रिड्यूसिंग रेंज किसके लिए है, ओके नहीं, अच्छा ये तो इस वाले केस के लिए था। ठीक है ठीक है, नो, मेटल ऑक्साइड के लिए नहीं होगा। मेटल ऑक्साइड का जो ग्राफ है, हाँ ये वाला इसे नीचे नहीं आ रहा। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं हम, ये डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस हैं। तो ये जो 710 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ये जो यहाँ पे है, इससे अगर पहले देखो तो किसका ग्राफ नीचे है, CO का। ठीक है, इस पॉइंट पे कौन से दो ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, C प्लस O2 वाला और CO प्लस हाफ O2 वाला। इट मीन स्टार्टिंग वाली रेंज में नीचे किसका ग्राफ है, CO। तो हम ये बोलते हैं कि बिलो 710 डिग्री सेल्सियस CO इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। किससे बेटर है, इस वाले से, कार्बन प्लस O2 गिव्स यू 2CO से। ठीक है, या कार्बन प्लस O2 गिव्स यू CO2 से भी है, तो देन कार्बन। उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर हम इस पॉइंट के बाद देखें, इस पॉइंट में तो C प्लस O2 गिव्स यू CO2 और C प्लस O2 गिव्स यू 2CO। इन दोनों के ग्राफ में नीचे किसका ग्राफ है, C प्लस O2 गिव्स यू CO2 का ग्राफ नीचे है। तो इस रेंज में ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो ग्राफ है, ये ज़्यादा स्ट्रांगली रिड्यूसिंग है। उसके बाद C प्लस O2 गिव्स यू 2CO का नीचे आ जाता है, तो उसके आगे वाली रेंज में ये ही बेटर है। तो आफ्टर, तो यहाँ भी लिख सकते हैं हम कि आफ्टर 710 डिग्री सेल्सियस CO इज अ बेटर, ठीक है, नॉट CO, C2CO, मतलब कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि उसका ग्राफ अब नीचे आ गया। तो जिस रिड्यूसिंग एजेंट का ग्राफ नीचे रहेगा बाकियों से, वो बेटर होगा दूसरों से। ठीक है, तो ग्राफ समझ आया। तो एल्यूमिनियम को भी यूज कर सकते थे, क्योंकि एल्यूमिनियम का ग्राफ भी इस मेटल ऑक्साइड के ग्राफ से नीचे आ रहा है। तो वी कैन राइट इट डाउन एज कि मेटल इन द लोअर सेक्शन कैन रिड्यूस द मेटल ऑक्साइड अबव इट, ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन द डेल्टा G0 फॉर्मेशन। तो जितना ज़्यादा दोनों के बीच में गैप होगा, ठीक है,
तो ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन द डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन बिटवीन रिड्यूसिंग एजेंट एंड द मेटल ऑक्साइड, इजियर द रिडक्शन। तो बिलो 710 डिग्री सेल्सियस कार्बन मोनोऑक्साइड इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एंड अबव 710 डिग्री सेल्सियस कोक इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। कोक मीन्स प्योर कार्बन। नाउ Al2O3 प्लस 3 कार्बन। अब अगर हम Al2O3 का ग्राफ देखें तो Al2O3 का अभी तो नीचे है, इस पॉइंट के बाद ये ऊपर जाता है और C प्लस O2 गिव्स यू का नीचे आता है। तो अगर आप बोलो कि सर इस रेंज में तो Al2O3 को भी रिड्यूस कर देंगे हम, पर ये रेंज बहुत हाई टेम्परेचर पे आ रही है, अराउंड 2000 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप सोचें कि Al2O3 प्लस 3 कार्बन से हम 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 CO बना देंगे और ये अबव 2000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो क्या थर्मोडायनेमिकली ये हो जाएगा, ठीक है। पर देयर विल बी वेरी हाई फ्यूल कंजम्पशन टू मेंटेन 2000 डिग्री सेल्सियस, ये बहुत बड़ी समस्या है, राइट। और एल्यूमिनियम का ये जो एल्यूमिनियम बना आपका यहाँ पे, इसका मेल्टिंग पॉइंट 660 डिग्री सेल्सियस था और बॉइलिंग पॉइंट था 2467 डिग्री सेल्सियस। तो देयर आर वेरी लाइकली, बहुत हाई चांसेस हैं कि हो सकता है कि ये वेपराइज ही हो जाए, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट 2400 के आसपास है और 2000 डिग्री से ऊपर आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको वो लिक्विड स्टेट में भी नहीं मिलेगा, हो सकता है वो वेपर फॉर्म में मिल जाए, तो इतना अनस्टेबल, इतना हाई टेम्परेचर वहाँ पे है। तो दिस कैन नॉट बी यूज। तो जस्ट बिकॉज के थर्मोडायनेमिक्स बोलती है हाँ इतना हाई टेम्परेचर कर लो वो हो जाएगा, नहीं, हाई फ्यूल कंजम्पशन एंड कैन नॉट बी यूज फॉर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, इस वजह से। तो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम, एल्यूमिनियम, इनके लिए इन रीजंस की वजह से कार्बन के साथ, कोक के साथ रिडक्शन नहीं अच्छा होता, इकोनॉमिकल नहीं होता। इसलिए हम इनकी क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं, जो कि अभी जैसे हमने थोड़े पहले पढ़ा था। समझ आ गया। तो थर्मोडायनेमिक्स ही अकेली चीज़ नहीं है, कॉस्ट फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नाउ नोट इट डाउन। तो देखो थ्योरेटिकली अगर बोला जाए तो वी कैन रिड्यूस ऑल मेटल्स शोन इन द डायग्राम, क्योंकि कोई ना कोई तो उसके नीचे या ऊपर, तो नीचे तो रहेगा, ठीक है, या किसी न किसी टेम्परेचर पे जाके तो वो ग्राफ ऊपर जाएगा। तो इवन मैग्नीशियम एंड कैल्शियम को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय हीटिंग विद द रिड्यूसिंग एजेंट, बट देयर आर प्रैक्टिकल लिमिटेशंस कि उतने हाई टेम्परेचर पे जो ऑक्साइड बनता है वो वॉलेटाइल है, वो अपनी वेपर फॉर्म में आ जाएगा। देन कार्बाइड फॉर्मेशन हो सकती है, इतने हाई टेम्परेचर पे मेटल और कार्बन आपस में रिएक्ट करके कार्बाइड बना देते हैं, मेटल कार्बाइड। तो ये दो प्रैक्टिकल लिमिटेशन आ जाती हैं, ठीक है, नोट इट डाउन। तो अब हमारे पास आ गई प्रॉब्लम, तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जस्ट हैव अ डिसेंट लुक और इसको एक बार ड्रॉ कर लो, ठीक है। ड्रॉ इसको ढंग से करना, क्योंकि पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, कहाँ आपने कौन कौन सा पॉइंट मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और ड्रॉ कर लो। चलो इसके साथ में आपको एक बार फिर से हम स्टार्टिंग एलिग्नम डायग्राम को देखें, तो अब हम देखते कि हमने जो सीखा उसको कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखो ये MgO वाला ग्राफ है, ये Al2O3 वाला है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसके बाद Al2O3 वाला नीचे आ गया, मतलब एल्यूमिनियम, Al2O3 किससे बना, एल्यूमिनियम से बना ना, एल्यूमिनियम प्लस O2 से बना। तो मतलब अब एल्यूमिनियम वाला ग्राफ नीचे आ गया और MgO वाला ऊपर चला गया। तो नीचे वाला ग्राफ ऊपर वाले के ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। तो इस टेम्परेचर के बाद जो भी टेम्परेचर होगा, एल्यूमिनियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं हम MgO को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो ये है, तो जो भी नीचे वाले ग्राफ होंगे वो ऊपर वालों को रिड्यूस कर देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ये इसी तरह का क्वेश्चन है। तो देखिए पहला पार्ट क्वेश्चन का, ऑक्साइड ऑफ विच मेटल इज आर मोस्ट डिफिकल्ट टू रिड्यूस बाय CO। तो कार्बन मोनोऑक्साइड किसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, या सबसे मुश्किल किसको रिड्यूस करना होगा। तो देखो CO की अगर हम बात करें तो एक ग्राफ देख लेते हैं। पहले ये R वाला ग्राफ देखते हैं। तो CO वाली लाइन ये जो है, ये इस टेम्परेचर के बाद जो R का कर्व है वो ऊपर चला जा रहा है, CO नीचे आ जा रहा है। तो इस टेम्परेचर के बाद CO R को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स हैं कलर्ड, ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बता रहे हैं। Q को देखें अगर हम, तो Q तो बड़े स्टार्टिंग में ही इसको क्रॉस कर गया, यहाँ पे क्रॉस कर गया Q, तो लो टेम्परेचर पे ही उससे ऊपर चला गया, मतलब लो टेम्परेचर पे ही
रिडक्शन उसकी हो जाएगी। और तो R वाला इस टेम्परेचर पे आ रहा है, दिस इज द टेम्परेचर फॉर R, तो इसको RT ले लेते हैं। दिस इज द टेम्परेचर फॉर Q, तो इसको QT ले लेते हैं। और P वाला सबसे आगे है, तो ये वाला जो टेम्परेचर आ जाएगा दिस विल बी PT। तो सबसे हाई वैल्यू किसकी आ रही है? P की, तो आंसर इज P। देन विच मेटल इज आर प्रोड्यूस इन गैसियस स्टेट व्हेन रिडक्शन ऑफ इट्स ऑक्साइड इज पॉसिबल बाय कार्बन। तो गैसियस स्टेट में कौन आ रहे हैं? तो देखो गैसियस स्टेट में वही आ गया जिसका बॉइलिंग पॉइंट से भी एक्सीड कर गया है, तो P यहाँ पे बॉयल कर जाता था इस पे, तो ऑब्वियसली बात है उसके बाद जाके वो रिड्यूस हुआ है। और अगर R की बात करें तो नहीं, R पहले हो गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट उसके बाद आया। Q भी देखें तो Q का बॉइलिंग पॉइंट पहले आ चुका था, तो P और Q, ठीक है, तो आंसर इसका होगा P एंड Q। तो इस तरह के फंडामेंटल टाइप के क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं एलिंगम डायग्राम पे। कोई बड़ा मैथमेटिकल चीज़ नहीं आएगी, अगर मैथमेटिकल आ गया तो बहुत आसान है, क्योंकि आपको देखना है कि दो इक्वेशन लिखी जाएंगी, एक मेटल प्लस O2 गिव्स यू मेटल ऑक्साइड, और जो रिड्यूसिंग एजेंट है C प्लस O2 गिव्स यू CO या CO2, और दोनों में से रिड्यूसिंग वाले का डेल्टा G ज़्यादा नेगेटिव आना चाहिए, डिफरेंस लेना उन दोनों का, राइट। नाउ कम्स द लिमिटेशंस ऑफ एलिंगम डायग्राम। पहली बात, इट इंडिकेट्स द फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन बट नो इन्फो ऑन द काइनेटिक्स। उसने बोल दिया कि रिएक्शन हो जाएगा, बट होने में अगर 1 महीना लग गया तो काइनेटिक्स या स्पीड के बारे में कभी बात ही नहीं करता, ठीक है। सेकेंड, बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। ये इसी अजम्पशन पे बेस्ड है कि मेटल ऑक्साइड प्लस रिड्यूसिंग एजेंट गिव्स यू मेटल प्लस जो रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्साइड फॉर्म होगी, तो ये आपस में इक्विलिब्रियम पे हैं, पर ये अजम्पशन हमेशा ट्रू नहीं होती, तो ये इसकी लिमिटेशन है। फिर ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को कंसीडर इसमें हम नहीं करते जनरली, उनका हमें आइडिया नहीं होता, तो हमें अलग से कॉस्ट एनालिसिस को भी ध्यान में रखना पड़ता है, तो ये इसकी मेन लिमिटेशन आ गई, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम NCERT, व्हाई इज द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड ईजियर इफ द मेटल फॉर्म्ड इज इन लिक्विड स्टेट एट द टेम्परेचर ऑफ रिडक्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। तो आप एक काम करेंगे, NCERT अपनी ओपन करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर ये आंसर दिया हुआ, इट्स सॉल्व्ड एग्जाम्पल, और उससे पहले सोचेंगे इस पर कि क्या रीज़न होगा कि लिक्विड स्टेट में अगर वो बने तब उसकी जो रिडक्शन है वो आसान है, ठीक है। तो आई थिंक ये आप कर लोगे अपने लेवल पे, आराम से सॉल्व कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग AuCN ट्वाइस साइनाइड कॉम्प्लेक्सेस हैं सिल्वर और गोल्ड के, ठीक है, दोनों को ट्रीट किया जिंक के साथ, तो विच विल बी एक्सट्रैक्टेड फर्स्ट, ठीक है। तो जिंक ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, इनको डिस्प्लेस कर देगा इनके सॉल्यूशन से, कॉम्प्लेक्स से। तो देखो जिंक साइनाइड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू जिंक प्लस 4 CN, इसका E0 की वैल्यू इतनी नेगेटिव है। गोल्ड की है -0.60 और सिल्वर की है -0.31। सबसे बड़ा डिफरेंस किसका आ रहा है? क्योंकि जितना ज़्यादा डिफरेंस आएगा उतना ही ईजी होगा, तो आई थिंक इन दोनों वैल्यूज़ का ही डिफरेंस सबसे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो सिल्वर को डिस्प्लेस करना ज़्यादा आसान होना चाहिए, ठीक है ना। डिफरेंस, इट्स ऑल अबाउट डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फंडामेंटल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो एलिंगम डायग्राम क्लियर है? तो दैट इज़ ऑल आई थिंक एलिंगम डायग्राम के लिए। अब इसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हैं, डायरेक्टली नेक्स्ट टॉपिक पे जंप नहीं करते हैं, कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं, और प्रॉब्लम प्रैक्टिस के बाद फिर हम आगे की टॉपिक करेंगे जिनमें बेस मैक्सिमम काम मेमोरी बेस्ड ही है, तो उसमें मैं लिखने वाले काम से बचूंगा थोड़ा सा, और डायरेक्टली चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, वो आपने याद ही करनी है कि कौन कौन से प्रोसेस में क्या क्या किया, राइट। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, which of the following factors is of no significance for roasting sulfide ores to the oxides and not subjecting the sulfide ores to carbon reduction directly। तो AIEEE 2008 का और एक काफ़ी कंसेप्चुअली अच्छा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब एक एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन का मतलब क्या है, कि कौन से फैक्टर इम्पॉर्टेंट नहीं हैं
फॉर रोस्टिंग सल्फाइड ओर टू द ऑक्साइड, कि हम सल्फाइड ओर को हमेशा पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं फिर उसकी रिडक्शन करते हैं, हम डायरेक्टली सल्फाइड की नहीं करते रिडक्शन। ओके, तो कौन से फैक्टर इस चीज़ के लिए सिग्निफिकेंट नहीं हैं? पहली बात, मेटल सल्फाइड्स आर थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन CS2। है कैसा? चलो देख लेते हैं। अभी देखो हमने रिंगम डायग्राम पढ़ा था, वहाँ पर बात हुई थी कि MXO से वो किस में कन्वर्ट होता है। चलो अगर कार्बन को आप रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हो कार्बन को, तो CO2 में जाएगा। रिडक्शन तभी पॉसिबल है अगर CO2 ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि CO2 का हम क्या बोल रहे थे, डेल्टा जी फॉर्मेशन ज़्यादा नेगेटिव होना चाहिए। जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा डेल्टा जी फॉर्मेशन, उतनी ही वो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होगी। उतनी स्टेबल होगी तभी तो कार्बन मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन खींच पाएगा, क्योंकि वो उसके साथ ज़्यादा स्टेबल है। तो CO2 मोर स्टेबल है थर्मोडायनेमिकली मेटल ऑक्साइड से, इसीलिए वो रिडक्शन हुआ। पर सल्फाइड में हमने पढ़ा वो कंपनसेट नहीं कर पाता। इट मीन्स सल्फाइड्स आर थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन CS2। ठीक है, इसलिए कार्बन उनसे सल्फर को नहीं निकाल पाएगा। तो पहला तो सही है, तो मतलब वो सिग्निफिकेंट हुआ। सेकंड, CO2 इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन CS2। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो पहले अब स्टेटमेंट थी उसका ये दूसरा इम्प्लीकेशन हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड का डेल्टा जी फॉर्मेशन ज़्यादा नेगेटिव था और सल्फाइड के केस में ऐसा नहीं होता। मतलब कार्बन डाइसल्फाइड का CS2 का डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर नेगेटिव वैल्यू देखनी है तो CO2 की ज़्यादा नेगेटिव आएगी डेल्टा जी की वैल्यू, तो वो थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल है और ये चीज़ इस प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। सी मेटल सल्फाइड्स आर लेस स्टेबल देन द कोरिस्पॉन्डिंग ऑक्साइड। अब ये तो वैसे गलत प्रूव हो गया ना, क्योंकि पहले अभी तो हमने ये बोला कि सल्फाइड मोर स्टेबल होते हैं, इसलिए उनसे सल्फर निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, मतलब ये गलत है। तो इनको ये ऐसे लिखते कि विच वन इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट, तो ज़्यादा आसान हो जाता क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को स्टेटमेंट में कन्फ्यूज़ किया गया है। इट्स अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन। Then question number 19, the metal that cannot be obtained by electrolysis of an aqueous solution of its salt। एक्वस सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या दिक्कत आती है, ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि एक्वस सॉल्यूशन में वाटर भी पार्टिसिपेट करता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। तो अगर वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो गया तो वो रिड्यूस हो जाएगा। सिल्वर की बात करो तो सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल काफ़ी हाई है, काफ़ी पॉजिटिव है, और ये अगर डिस्चार्ज भी होगा सिल्वर फॉर्म में तो ये वाटर के साथ इमीडिएटली रिएक्ट तो नहीं करता, तो ये भी फ़ायदा है। तो ये तो ऑब्टेन होता है, हमने हाइड्रोमेटलर्जी में पढ़ा। कैल्शियम एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, इसको एक्वस सॉल्यूशन में तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अगर आप इसको एक्वस से ट्रीट करोगे तो वाटर इसकी जगह रिड्यूस हो जाएगा। कैल्शियम का रिडक्शन पोटेंशियल लोअर है, वाटर का उसके कंपैरिजन में हायर है, तो वाटर रिड्यूस हो जाएगा। और वाटर जब रिड्यूस होगा तो H2O+2 इलेक्ट्रॉन से वो H2 बन जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या मिल जाएगा, यहाँ पे O2 नेगेटिव। ठीक है, मतलब फाइनली वो OH नेगेटिव बन जाएगा। बैलेंस प्रॉपर्टीज को करते हैं, या इसको O2 नेगेटिव भी यहाँ पर हम चार्ज बैलेंसिंग, चार्ज बैलेंसिंग हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब H2 की फॉर्म में निकल जाएगा, तो वाटर की रिडक्शन होगी, कैल्शियम की तो हुई नहीं। कॉपर का देखें तो कॉपर का भी रिडक्शन पोटेंशियल काफ़ी है, मतलब हाई है, पॉजिटिव साइड में है। क्रोमियम का भी ठीक है, तो वाटर से ऊपर है, वाटर से हाई है। कैल्शियम का वाटर से लोअर है, तो इसकी जगह पे वाटर रिडक्शन शो कर देगा। तो इस केस में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता। हाँ, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन, कैल्शियम का कोई सॉल्ट ले लो, कैल्शियम क्लोराइड ले लो, उसका मोल्टन फॉर्म लो तब चलेगा, एक्वस नहीं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड था यहाँ पर, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन ओवरऑल हम देखते हैं, कोई भी आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट इतनी एक्यूरेट, इतनी कई बार अच्छी से डिज़ाइंड होती हैं कि आपको एनसीईआरटी से बाहर जाने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। बट एनसीईआरटी में जो डेटा लिखा गया उसी को किस तरीके से पूछ लिया जाएगा, यही एग्जामिनर का टैलेंट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20,
इन द आइसोलेशन ऑफ मेटल्स कैल्सिनेशन प्रोसेस यूजुअली रिजल्ट्स इन, तो कैल्सिनेशन में होता क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर हम हीट करते हैं तो कार्बोनेट सल्फेट्स वो सारे के सारे ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो फाइनली आपको जो मिलता है दैट इज ऑक्साइड। देन क्वेश्चन 21, रोस्टिंग अ प्रोसेस यूज इन मेटलर्जी इज कन्वर्जन ऑफ मेटल कार्बोनेट कंपाउंड टू मेटल ऑक्साइड बाय हीटिंग इन एयर। तो हाँ, रोस्टिंग में एयर में हीटिंग तो करते हैं हम, पर सिर्फ मेटल कार्बोनेट को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, नहीं, ऐसा तो नहीं है, मतलब और भी ऑप्शन है उसमें, और भी चीज़ें हैं। देन कन्वर्जन ऑफ मेटल सल्फाइड्स टू मेटल ऑक्साइड बाय हीटिंग इन एयर, ये है। तो क्या कार्बोनेट को रोस्टिंग से आप कन्वर्ट करोगे ऑक्साइड में? नहीं, क्योंकि कार्बोनेट से CO2 हटानी है, हमें एयर की कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। सल्फाइड में क्या है, हमें सल्फर को रिप्लेस करना है ऑक्सीजन से, तो एयर नहीं होगी तो कैसे रिप्लेस करेंगे? तो सल्फाइड्स की रोस्टिंग होती है, कार्बोनेट्स की कैल्सिनेशन होती है, ठीक है ना। तो कार्बोनेट के लिए नहीं होगा वो। देन कन्वर्जन ऑफ मेटल कार्बोनेट कंपाउंड टू मेटल सल्फाइड, नहीं, बिल्कुल नहीं। कन्वर्जन ऑफ मेटल सल्फाइड टू मेटल कार्बोनेट कंपाउंड बाय हीटिंग विद कार्बन, नहीं, ये भी नहीं है। ये तो बिल्कुल सिंपल था, डायरेक्टली डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 22, द रिडक्शन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड इज ईजियर इफ, तो ऑक्साइड की रिडक्शन कब है, अभी कुछ याद आया? तो अभी जो NCERT का सॉल्ट एग्जाम्पल था, ये डायरेक्टली उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव बना हुआ है कि मेटल ऑक्साइड एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है। रीज़न आपको पता है, आपने जस्ट आपको कहा हुआ पढ़ने के लिए वो। तो देखो, मतलब सॉल्ट एग्जाम्पल में भी डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ स्मेल्टिंग प्रोसेस, तो स्मेल्टिंग में क्या होता है, गैंग प्लस फ्लक्स स्लैग बनता है, यस बनता है। फ्लक्स प्लस स्लैग से गैंग बनता है, नहीं। गैंग प्लस स्लैग से फ्लक्स बनता है, नहीं। तो बिल्कुल सिंपल सा था, गैंग प्लस फ्लक्स मिलके स्लैग बनाते हैं, जो मेटल लिक्विड मेटल के ऊपर फ्लोट करता है, तो उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन या एयर के साथ कांटेक्ट को भी अवॉइड करता है, ठीक है। और इम्प्योरिटीज़, एसिडिक इम्प्योरिटीज के लिए बेसिक फ्लक्स डालेंगे, बेसिक इम्प्योरिटीज़ के लिए एसिडिक फ्लक्स डालेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 24, तो देखो क्वेश्चन 24 में आइडेंटिफाई M एंड N इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो कॉपर ग्लास की कंट्रोल्ड हीटिंग से M प्लस SO2 और M को किसी N से ट्रीट किया तो कॉपर प्लस SO2, ठीक है। तो ये डायरेक्टली इसकी सेल्फ रिडक्शन वाला जो मतलब पार्ट में हमने कॉपर के रिगार्डिंग पढ़ा था, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो पार्शियल रोस्टिंग होती है पहले Cu2S की, तो Cu2S की जब पार्शियल रोस्टिंग होगी तो उसमें बनता है Cu2O प्लस Cu2S, और इस मिक्सचर को हीट करने पे इसकी सेल्फ रिडक्शन हो जाती है, ये आपस में ही रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो फाइनली क्या होगा, द आंसर इज बी ऑप्शन, M इज Cu2O प्लस Cu2S, और N यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं हम, यहाँ पर सिर्फ हीट कर रहे हैं, कुछ नया नहीं ले रहे हम, तो सेल्फ रिडक्शन वहाँ पे हो रही है। तो दैट इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर, सफिशिएंट है। नेक्स्ट लेक्चर से वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द हेमेटाइट ओर, उसमें क्या क्या रेंजेस हैं, और ये सारा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, याद करने हैं। टेम्परेचर रेंजेस आपको याद करनी है, तो इसलिए हम ज़्यादा इसमें डिटेल लिखने वाले पार्ट में नहीं जाएंगे, जस्ट क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ढंग से, ठीक है। वो आपको और NCERT से बाहर नहीं जाना है। जब भी हम इनऑर्गेनिक का कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप JEE मेंस इवन एडवांस में भी काफ़ी चीज़ें जो आपको NCERT से बाहर जनरली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एडवांस के कुछ लेवल के लिए। बाकी लेवल के लिए तो ऑब्वियसली यू हैव टू रेफर JDLE एंड अदर हायर बुक्स, बट JEE मेन के लिए तो आपको NCERT से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है, राइट। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेसन, तब तक NCERT से ये वाला पार्ट एक बार डिस्कस, एक बार स्टडी करके आना। तो ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।